गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो डियर स्टूडेंट, अब आप लोगों को आईएमएडी के अगले लेक्चर की तरफ ले चल रहा हूँ, जिसमें मैंने पिछले कल के लेक्चर में कुछ चीजें बताई थी ट्रेनिंग वगैरह से। अब आपको लेके चलते हैं वर्कर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट में। ठीक है, ये बहुत बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये एग्जाम की दृष्टि से आपको बहुत फायदेमंद है। ठीक है, तो इसको नोट करिएगा, है ना। वर्कर्स वर्कर्स जैसे हमारे जो काम करने वाले वर्कर्स हैं, इनका मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन किस ढंग से होता है। ठीक है, वर्कर पार्टिसिपेशन 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 इन मैनेजमेंट। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो इसको आज यहीं पे आप प्रॉपर तरीके से देख लीजिए ताकि आपको दिक्कत ना हो। प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी क्या है? प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, प्रबंध में श्रमिकों की, किसकी? श्रमिकों की भागीदारी। काम तो सभी करते हैं मजदूर, लेकिन मैनेजमेंट का जो कार्य है, ठीक है, जो कार्य मैनेजमेंट द्वारा किया जाता है, उसमें भी इनको भागीदारी अगर दे दी जाए तो ये ज्यादा उचित होता है। ठीक है, क्या उचित होता है? इससे आपको कंपनी के बीच में, मैनेजमेंट के बीच में एक गुड रिलेशन स्थापित करने के लिए सहायक सिद्ध होता है। तो आइए इसमें आपको साथ साथ में नोट भी कराता चलता हूँ और आपको बताता भी चलूंगा। ठीक है, प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी के फलस्वरूप, यहाँ से लिखना शुरू करता हूँ। ठीक है, प्रबंध प्रबंध में श्रमिकों के भागीदारी के फलस्वरूप, श्रमिकों की भागीदारी भागीदारी के फलस्वरूप कर्मचारियों में अपने कार्य को कर्मचारियों में कर्मचारियों में कार्य के प्रति, है ना, कार्य के प्रति, कार्य को बोझ, है ना, कार्य को बोझ अथवा भार जिसको कहते हैं ना, वर्कलोड, भार या बोझ समझकर, भार या बोझ समझकर कार्य करने की भावना समाप्त होती है। समझकर कार्य करने की भावना, कार्य करने की भावना क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। देखो भाई, किसी भी व्यक्ति को अपने बराबर का अधिकार जब देंगे, ठीक है, किसी भी संगठन में या किसी भी व्यवसाय में अगर आप अपने कारीगर को, कामगार को अपने स्तर तक का बराबर का भागीदार अगर बनाते हैं, तो करता क्या है कि वो निष्ठापूर्वक, ईमानदारी पूर्वक अपने काम को काम समझ के करता है, ना कि बोझ समझ के। ठीक है, तो वो बोझ नहीं समझता बल्कि काम को एक जिम्मेदारी समझ करके उसको पूर्ण करता है, जिससे उसको भी लाभ होता है, कर्मचारी को, तथा नियोक्ता जो एम्प्लॉयर होते हैं, है ना, उनको भी लाभ लाभ होता है। और इनके अंदर निष्क्रिय शक्तियां, और क्या होता है इसकी वजह से, और इनके अंदर यानी श्रमिकों के अंदर, इनके अंदर निष्क्रिय शक्तियां, जो निष्क्रिय शक्तियों का मतलब ये होता है कि जो सामर्थ्य है उसके पास, ठीक है, जिसको दबा रखा था, जिसको कहते हैं ना काम चोरी, काम करने में जी चुराने वाली जो बात होती है, उस चीजों को, यानी उसके अंदर निष्क्रिय शक्तियों का क्या हो जाता है? जागृत हो जाता है। मतलब काम करने की जो शक्ति थी वो काम चोरी की वजह से जागृत नहीं हो पा रही थी, उसको जागृत करने में सहायता प्राप्त होती है। ठीक है,
तो वो और भी लगन से और तरीके से काम करता है। ठीक है? जो व्यावसायिक हितों को बढ़ावा जो व्यावसायिक व्यावसायिक हितों को बढ़ावा एवं लाभ प्राप्त करने में लाभ प्राप्त करने में महत्वपूर्ण क्या महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है अदा करता है करती है सेंटेंस को अपना देख लीजिएगा या महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है? इस विधि द्वारा श्रमिकों में इस विधि द्वारा इस विधि द्वारा श्रमिकों में प्रबंधन की नीतियों एवं कार्यों प्रबंध की नीतियों एवं कार्यों आपको हमारी चीज आवाज स्पष्ट सुनाई दे रही है कि नहीं और सारी चीजें स्पष्ट दिखाई दे रही है कि नहीं? कार्यों की ओके ओके है ना। आलोचना आलोचना मतलब जिसे कि किसी चीज की देखो किसी व्यक्ति का आलोचना करना कोई बुरी बात नहीं है। ठीक है? मेरे हिसाब से अगर किसी व्यक्ति की आलोचना अगर कोई करता है तो सामने वाले व्यक्ति को बुरा नहीं मानने की जरूरत है। अपनी आलोचना को ध्यानपूर्वक सुनने की आवश्यकता है कि आखिर में मेरी आलोचना हो रही है। आलोचना करने का मतलब छोटी मोटी जो त्रुटियां होती हैं जो बुराइयां या जो कमियां होती हैं तो उसको ध्यान से सुनना चाहिए और उसको इम्प्रूव करने का प्रयास करना चाहिए, दूर करने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है? तो महत्वपूर्ण अदा करता है तथा इस विधि द्वारा श्रमिकों में प्रबंधन की नीतियों की आलोचना व समीक्षा करने तथा व्यवसाय के संचालन व्यवसाय के संचालन व्यवसाय के संचालन उपक्रमों के उपक्रमों के प्रक्रम उपक्रमों के प्रक्रम का मतलब होता है इंडस्ट्री के प्रोसेस। ठीक है? या किसी भी इक्विपमेंट को चलाने की जो गतिविधियां है प्रोसेस है तथा कल्याणकारी कार्यों तथा कल्याण कार्यों में सुधार। ठीक है? कल्याण कार्यों में सुधार करने के लिए कल्याणकारी कार्यों में सुधार करने के लिए आवश्यक आवश्यक सुझाव व सलाह देने की स्वतंत्रता प्रदान की जाती है। स्वतंत्रता प्रदान की जाती है। ठीक है? क्या की जाती है? स्वतंत्रता प्रदान की जाती है। यानी कि जो हमारा कामगार है उसको मैनेजमेंट में इस तरह की हिस्सेदारी देना। ठीक है? जिससे उसको ये ना महसूस हो कि हमारा कोई भी काम करने के लिए जो सौंपा गया है वो हमारे लिए एक बोझ की तरह, बल्कि वो उसको अपना कर्तव्य, अपना कार्य कर समझ करके, अपनी ड्यूटी समझ करके, है ना, अपना उत्तरदायित्व समझ करके उस काम को पूरा करे। इस प्रक्रिया के द्वारा क्या होता है, उसके अंतर्गत जो सोई हुई शक्तियां होती हैं, जिन शक्तियों का वो इस्तेमाल नहीं करता है, वो भी जागृत होकर के बाहर आती हैं और वो तीव्र वेग से अपने कार्य में या तीव्र गति से अपने कार्यों में जोश पूर्वक नए अंदाज में काम करना शुरू कर देता है, जो व्यावसायिक हितों के लिए लाभदायक होता है। ठीक है? जो व्यावसायिक हितों को भी बढ़ावा देता है और उसके लिए लाभप्रद भी होता है। ठीक है?
इस विधि द्वारा श्रमिकों में प्रबंधन की नीतियां यानी कि मैनेजमेंट के जो पॉलिसीज है, जो रूल रेगुलेशन है, उनके बारे में आलोचना करना कि क्या उचित है, क्या अनुचित है ना? उसके विषय में तर्क करना, विचार विमर्श करना एवं समीक्षा करना तथा व्यवसाय के संचालन यानी कि उस उपक्रम के या उस इंडस्ट्री का जो व्यवसाय है उसके संचालन तथा उसमें लगे हुए उपक्रम को चलाने की या कार्य करने की जो गतिविधियां हैं उनके विषय में तथा मजदूरों से संबंधित, श्रमिकों से संबंधित कल्याणकारी कार्यों में सुधार करने के लिए विचार विमर्श देने की उनको छूट मिल जाती है। यही बात कही जा रही है, इन्हीं यही विधि है जिसके द्वारा मैनेजमेंट में वर्कर का पार्टिसिपेशन किया जाता है। ठीक है? कि आपको मैनेजमेंट में कोई भी चीजें दिक्कत या परेशानी हो रही है तो आप बेहिचक आप हमसे कह सकते हैं, बात कर सकते हैं, उसमें सुधार की प्रक्रिया जो हो सकती है उसको अपनाई जाएगी। इस तरीके की वार्तालाप अगर हो तो वर्कर भी खुश रहेंगे और आपका एम्प्लॉई यानी मैनेजमेंट के बीच में जो प्रबंधन है वो भी प्रॉपर तरीके से चलेगा। ठीक है? इसको नोट करिएगा। अब अगला है मेन बेसिस ऑफ वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। मेन बेसिस ऑफ पार्टिसिपेशन इन वर्कर्स वर्कर्स पार्टिसिपेशन पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। ठीक है? इसका मतलब क्या है? ये कहा जा रहा है कि प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी का मुख्य आधार क्या होना चाहिए? प्रबंध में श्रमिकों की प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी भागीदारी का मुख्य आधार। ठीक है? क्या होना चाहिए? ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं कि मुख्य आधार क्या होना चाहिए। पहला है, इसमें हेडिंग डाल लीजिएगा और इसमें लिखिएगा मेन बेसिक हेडिंग यहाँ पे डालिएगा मेन बेसिस ऑफ मेन बेसिस ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स। ठीक है, और इसको ऐसे एक गोले में पैक करिएगा। ठीक है, गोले में पैक करिएगा और इसके तीन बेसिस हैं। पहला है इकोनॉमिक बेसिस, इकोनॉमिक बेसिस यानी आर्थिक दृष्टिकोण, है ना? यानी आर्थिक दृष्टि से। ठीक है, और दूसरा है साइकोलॉजिकल बेसिस। दूसरा है कौन सा? साइकोलॉजिकल बेसिस, साइकोलॉजिकल बेसिस। ठीक है, ये दूसरा हो गया, ये पहला हो गया। अब उसके बाद तीसरा है सोशल बेसिस, सामाजिक आधार, सोशल बेसिस। ठीक है, इसको बनाइएगा। मैं ऊपर का रफ करने जा रहा हूँ, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं सब रफ करने जा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लीजिए। और इकोनॉमिक बेसिस हेडिंग डालिएगा, उसके अंदर दो लाइन है, उसके बाद खत्म कहानी।
चलिए, तो आशा करता हूँ आपने हेडिंग डाल लिया होगा। इकोनॉमिक बेसिस, इकोनॉमिक बेसिस, इसमें क्या होता है लिखिएगा साथ साथ। प्रबंध तंत्र को भली भांति समझना, प्रबंध तंत्र को भली भांति समझना, वो विचार करना चाहिए। समझना वो महसूस करना चाहिए, महसूस करना चाहिए। क्या करना चाहिए? महसूस करना चाहिए कि व्यवसाय की प्रगति एवं कि व्यवसाय की प्रगति एवं समृद्धि एवं समृद्धि में श्रमिकों का महत्वपूर्ण भूमिका है। श्रमिकों की महत्वपूर्ण भूमिका है। सही बात। भाई, बिना श्रमिक के कोई काम आपका सिद्ध ही नहीं। ठीक है, आपने इंडस्ट्री तो लगा लिया, लेकिन उसकी जो बेसिक आवश्यकता है वो श्रमिकों के द्वारा ही पूरी की जा सकती है। तो श्रमिक आपके लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहा है। अतः व्यावसायिक उत्पादन एवं समय से, है ना, अतः व्यावसायिक व्यावसायिक उत्पादन एवं समय से, व्यावसायिक उत्पादन एवं समय सॉरी व्यावसायिक उत्पादन एवं साख, साख मतलब कहते हैं ना जड़े या मजबूती, किसके द्वारा है? श्रमिकों के द्वारा है। तो साख से प्राप्त लाभांशों से, साख से प्राप्त लाभांशों, लाभांशों का मतलब जो प्रोडक्ट उत्पन्न करता है, जो पूंजी लागत लगाई जाती है, उसका जो कुछ प्रतिशत लाभ जो उसको मिलता है ना, उसमें से श्रमिकों को श्रमिकों को भी देना, है ना, श्रमिकों को भी उचित उचित लाभ देने का, उचित लाभ देने का वैधानिक तरीका, ठीक है, वैधानिक अधिकार होता है। वैधानिक अधिकार होता है। जाहिर सी बात है भाई, जब कर्मचारी काम करता है, ठीक है, और उसके किए गए अच्छे कार्यों के हिसाब से और अच्छी गुणवत्ता के प्रोडक्ट के उत्पाद के हिसाब से जो हमारे कंपनी को लाभ होता है, तो उस लाभ का कुछ हिस्सेदार तो हमारे श्रमिक भी होते हैं। ठीक है, तो जो लाभ प्राप्त होता है उस लाभ में से कुछ अंश श्रमिक को अवश्य देना चाहिए, ये उसका अधिकार होता है। दूसरा होता है साइकोलॉजिकल बेसिस। तो चलते हैं साइकोलॉजिकल बेसिस में क्या होता है। साइकोलॉजिकल बेसिस में आप नोट करिएगा और इसको भी समझिएगा कि इसमें क्या बात कही जा रही है। इसका तात्पर्य यह है कि प्रबंधन, इसका तात्पर्य यह है कि प्रबंधन कि प्रबंध के इस प्रबंध को इस बात का ध्यान देना चाहिए, प्रबंध को इस बात का सदैव ध्यान देना चाहिए, सदैव ध्यान रखना चाहिए या ध्यान देना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। क्या रखना चाहिए? कि श्रमिक प्रबंधन में उत्कृष्ट भागीदारी पाने की इच्छा रखता है। चाहिए कि श्रमिक
प्रबंधन में, किसमें? प्रबंध में उत्कृष्ट उत्कृष्ट भागीदारी पाने की इच्छा रखता है। ठीक है, इच्छा रखता है। प्रबंध द्वारा भागीदारी प्राप्त होने पर, प्रबंध द्वारा भागीदारी प्राप्त होने पर वह ठीक है, वह गौरवान्वित महसूस करता है। क्या करता है? गौरवान्वित, गौरवान्वित महसूस करता है। गौरवान्वित महसूस एवं प्रोत्साहित भी होता है। ठीक है, तो देखो डियर स्टूडेंट, अगर किसी व्यक्ति को अपने साथ अपने प्रबंध में उसको एक हिस्सेदारी देंगे, ठीक है, आप उसको अपने प्रबंधन में थोड़ी बहुत हिस्सेदारी देंगे तो वो बेचारा खुश होगा, उसके अंदर हौसला आएगा, जोश आएगा, और वो आपके काम, आपके संबंधित कार्यों को भली प्रकार से या निपुणता पूर्वक पूर्ण करने में आपकी सहायता करेगा। ठीक है, और अपनी पूरी ताकत के साथ और जोश के साथ काम करेगा। गिरेगा क्यों मोबाइल मेरा? ठीक है, और उसके बाद श्रमिक को उत्कृष्ट भागीदारी पाने की इच्छा होती है। कोई भी व्यक्ति हो, ठीक है, अगर जिसे कहीं भी समाज में या कहीं भी शादी विवाह होते हैं या कहीं भी सामाजिक गतिविधियां होती हैं या कार्यक्रम होता है, तो किसी भी व्यक्ति को, चाहे अपने कॉलेज में ही ले लीजिए, अगर कभी वार्षिकोत्सव होता है या फ्रेशर पार्टी होती हो या फिर कोई कल्चरल प्रोग्राम होता है, तो उसमें अगर प्रत्येक स्टूडेंट को कुछ न कुछ भागीदारी दे दी जाए, कुछ न कुछ काम दे दिया जाए और किसी को वॉलंटियर बना दिया जाए, तो अपने आप को एक, और यहाँ पे थोड़ा-सा बैच वगैरह लटका दिया जाता है कि नहीं, आप इस संस्था के या इस आयोजित किए जा रहे कार्यक्रम के आप कुछ हिस्सेदार हैं। मतलब अलग से यहाँ पे एक टैग लग जाता है, झूमर सितारा जो कुछ भी लगा दिया जाता है, बैच वगैरह जो लगाया जाता है। तो उससे क्या होता है, आपके अंदर एक जोश उत्पन्न हो जाता है कि नहीं, हम भी कुछ हैं। ठीक है? तो हम भी कुछ हैं कि जब भावना आपके अंदर आती है तो आप अपने आप को ऊर्जावान, गौरवान्वित महसूस करते हैं और अपनी ज़िम्मेदारी को भली प्रकार से निभाते हैं। जैसे आप भी कभी-कभी एग्ज़ाम देने कभी गए होंगे, तो वहाँ पर 1 या 1 से अधिक वॉलंटियर्स को लगा दिए जाते हैं, ठीक है? या फिर एम्प्लॉयी को लगा दिया जाता है, उसको एक बैच लगा दिया जाता है, तो वो अपने आप को कुछ अलग-सा महसूस करता है और वो खुशी-खुशी सारी व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाने में अपना अहम भूमिका अदा करते हैं। ठीक है? अब आगे चलते हैं। सोशल सोशल बेसिस, तो मैं इसको रफ कर दूँ या आ जाएगा? चलो देखता हूँ। यहाँ हेडिंग डाल देता हूँ सोशल, हेडिंग यहाँ डाल रहा हूँ सोशल बेसिस। सोशल बेसिस में क्या है? तो चलिए आइए इसको भी देख लेते हैं, सोशल बेसिस में क्या बताया जा रहा है। नोट करिएगा, प्रबंध को यह भली-भांति समझना, प्रबंध को यह भली-भांति, भली-भांति मतलब अच्छी प्रकार से, ठीक है? भली-भांति समझना, समझना, समझना व अनुभव करना चाहिए। समझना व अनुभव करना चाहिए कि व्यवसाय कि व्यवसाय व्यवसाय की व्यवसाय एक सामाजिक संस्था है। कोई भी आप व्यवसाय कर रहे हैं,
एक प्रकार से सामाजिक ही होता है। ठीक है, चाहे मोबाइल का कार्यक्रम करिए, चाहे साबुन बनाने का काम करिए, चाहे धूप बत्ती बनाने का काम करिए, है ना? चाहे कपड़े बनाने का काम करिए, चाहे डीजल और केरोसिन ऑयल कोई फैक्ट्री खोल लीजिए, है ना? तो सामाजिक व्यवस्था ही होती है, जो भाई उसको कौन यूज़ करता है? समाज में रहने वाले व्यक्ति इंसान ही यूज़ करते हैं, हाथी घोड़े सियार थोड़े यूज़ करने आते हैं। तो सामाजिक संस्था होती है जो नियोक्ता यानी एम्प्लॉयी एम्प्लॉयी सॉरी एम्प्लॉयर, है ना? एम्प्लॉयर एवं मतलब एम्प्लॉयर का मतलब होता है नियोक्ता, नियोक्ता, कर्मचारी, ठीक है? कर्मचारी, समाज एवं राष्ट्र, समाज एवं राष्ट्र, सभी का समान हित, सभी का समान मतलब इक्वल, इक्वल हित सम्मिलित रहता है, हित सम्मिलित, सम्मिलित रहता है, ठीक है? यानी कि जो भी आप काम कर रहे हैं, जो प्रोडक्ट आप तैयार कर रहे हैं, ठीक है? तो उससे आपके व्यवसाय का आप जो व्यवसाय लगा रखे हैं, उस व्यवसाय के द्वारा आपका एक सामाजिक सामाजिक स्तर पर आपका कार्य चल रहा है, जिसके द्वारा नियोक्ता, कर्मचारी तथा समाज एवं राष्ट्र सभी का सम्मान, सभी का समान हिस्सेदारी या समान हित शामिल होता है। कोई भी चीज़ आप उत्पाद करेंगे, एक स्थान से दूसरे स्थान, एक देश से दूसरे देश तक जाएगा, तो उसे अपने हित के साथ-साथ, अपने कर्मचारियों के हित के साथ-साथ, अपने देश के हित के साथ-साथ, दूसरे कंट्री के भी व्यक्तियों का, कर्मचारियों का एवं राष्ट्र का हित सम्मिलित रहता है। ठीक है? ये बात समझ में आ गई? अब आगे चलते हैं। स्टेज ऑफ पार्टिसिपेशन, पार्टिसिपेशन के जो अवस्थाएं हैं उसके बारे में अब नोट कराने जा रहा हूँ। इसको मैं रफ करता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा डियर स्टूडेंट। हरी अब चलिए, हो गया होगा स्क्रीनशॉट। तो अब इसके बारे में अगले चरण में आपको स्टेज के बारे में बताने जा रहे हैं कि भागीदारी की जो अवस्थाएं हैं, स्टेजेस हैं, वो कौन कौन से स्टेज हैं, ठीक है? और उनमें क्या क्या चीजें कही जा रही, आपको सारी बातें समझ में आ रही हैं कि नहीं? जो मैं नोट करा रहा हूँ, ऐसा तो नहीं कि केवल लिख ही रहे हैं। लिखिएगा स्टेज ऑफ पार्टिसिपेशन, स्टेज ऑफ पार्टिसिपेशन, पार्टिसिपेशन, ठीक है? भागीदारी की अवस्था है, भागीदारी की अवस्थाएं, ठीक है? तो भागीदारी की अवस्थाएं कौन कौन सी है, नोट करिएगा। स्टेज ऑफ पार्टिसिपेशन, स्टेज ऑफ पार्टिसिपेशन, ठीक है? और बनाइएगा मेरे साथ साथ में। पहला है इंफॉर्मेटिव, सूचनात्मक, सूचनात्मक, इन फॉर्मेटिव स्टेज, ठीक है? सूचनात्मक मतलब किसी भी काम को करने के लिए जो सूचना का कार्यक्रम होता है, भाई बिना सूचना के कोई भी काम होगा? सूचना तो बहुत जरूरी है, किसी काम को करने से पहले नोटिस करना, है ना? फिर उसके बाद क्या है? डिसिसिव, डी सी सी डी ई सी आई एस आई वी ई, डिसिसिव मतलब निर्णयात्मक,
निर्णय या निर्णयात्मक, उसके बाद निर्णय लेना। और अगला है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव मतलब किसी को साथ में रखना, एसोसिएटिव, ठीक है, यानी सहचारी, सहचारी, ठीक है, किसी को साथ में लेकर के काम करना। भाई आप अकेले काम तो कर नहीं पाएंगे, तो किसी न किसी व्यक्ति को अपने साथ काम करने के लिए उसको एसोसिएट बनाएंगे। और एडमिनिस्ट्रेटिव, एक है एडमिनिस्ट्रेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव, मतलब प्रशासनिक, प्रशासनात्मक, ठीक है, या प्रशासकीय, प्रशासकीय, ठीक है। फिर उसके बाद होता है कंसल्टेटिव, 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 है ना। कंसल्टेटिव का मतलब होता है परामर्शदाता, परामर्शदाता, ठीक है। तो अगर आपको किसी भी चीज में पार्टिसिपेट किया जाता है, तो जब आप पार्टिसिपेट करते हैं तो आप उस सिस्टम के भागीदार हो जाते हैं। तो उसमें जो सूचनाओं का आदान प्रदान होता है आपको भी मिलेगा, बराबर सूचनाएं मिलेंगी। फिर उसके बाद इन सूचनाओं पर आपको भी अपना निर्णय व्यक्त करने का अधिकार होता है, अपने प्रतिक्रिया देने का अधिकार होता है। और एसोसिएटिव जो आपके साथ सहायक एसोसिएटिव्स होंगे, जो आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके आपका काम करने में सहयोग दे रहे हैं और अपने विचार विमर्श दे रहे हैं। प्लस प्रशासकीय, एडमिनिस्ट्रेटिव, तो जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव का मतलब होता है प्रशासकीय कार्य, मतलब नियम कायदे पॉलिसी से संबंधित, ठीक है। और उसके बाद जो कंसल्टेटिव होता है परामर्श, कि किसी भी काम को कैसे करना चाहिए, उचित होना चाहिए, मतलब आपका भी सहयोग होना चाहिए, आपसे भी राय विचार लिए जाने चाहिए, ठीक है। तो ये भी पॉइंट आपका खत्म हो गया। अब आगे की तरफ चलते हैं। कलेक्टिव बार्गेनिंग, एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी आपको पूछा जाता है, कलेक्टिव बार्गेनिंग। जल्दी से इसको कंप्लीट कर लेते हैं, काम इसका खत्म हो जाएगा इस चैप्टर का लगभग। कि रहने दें, बताइए। सामूहिक सौदेबाजी, बड़ा कहर के बोल रहे हो भाई, क्या बात है? हैं? तबीयत तबीयत नहीं सही है? हमको लग रहा है कि इसको तो उठे भी नहीं है, सब कुछ लोग तो सो सो बिस्तर में से लेक्चर पढ़ रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, 5-6 लाइन का है यार, लिख सकते हो तो लिख लो, काम खत्म कर लो इस चैप्टर का। अगर देखूंगा इसमें कुछ और आगे बताने लायक रहेगा तो अगला पॉइंट ले आऊंगा, अदरवाइज इसको यहीं पे समाप्त कर दूंगा। लिखिए, सामूहिक सौदेबाजी का मुख्य लक्ष्य, सामूहिक सौदेबाजी का, सामूहिक सौदेबाजी का, सौदेबाजी का मुख्य लक्ष्य, मुख्य लक्ष्य यानी एम, एम श्रमिकों की भौतिक एवं आर्थिक, श्रमिकों की भौतिक एवं आर्थिक, ठीक है, आर्थिक दशाओं का सुधार। क्या हुआ? आर्थिक दशाओं का सुधार, आर्थिक दशाओं का सुधार तथा सुरक्षा करते हैं,
तथा सुरक्षा करते हुए श्रमिकों तथा कर्मचारियों श्रमिकों तथा कर्मचारियों के बीच बीच सहयोग एवं सद्भाव बढ़ाना होता है। सद्भाव बढ़ाना है, ठीक है, सद्भाव बढ़ाना है। परस्पर विरोधी विचारधाराओं वाले परस्पर विरोधी विचारधाराओं वाले ठीक है, परस्पर विरोधी विचारधाराओं वाले ठीक है, मालिकों व श्रमिकों के बीच ठीक है, श्रमिकों के बीच समझौता कराने वाली समझौता कराने वाली ऐसी प्रक्रिया ठीक है, ऐसी प्रक्रिया जो उन्हें संघर्ष की परिस्थिति या संघर्ष की स्थितियों तक पहुंचने से रोकती है और मालिकों को मनमाने ढंग से और मालिकों को मनमाने ढंग से श्रमिकों का उत्पीड़न व शोषण करने से रोकती है। साथ ही श्रमिकों के साथ ही साथ श्रमिकों श्रमिकों को सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्योग का अंग स्वीकार करती हुई अनेक जीवन स्तर को सुधारते हुए उन्हें उन्नत बनाना चाहती है। और श्रमिकों को उत्पादन प्रक्रिया यानी प्रोडक्शन प्रोसेस में अपना अधिकतम योगदान देने हेतु सक्षम बनाती है। सामूहिक सौदेबाजी कहलाता है, ठीक है, बनाती है सामूहिक सौदेबाजी कहलाती है। क्या कहलाती है?
ठीक है। यानी कि जो हमारे श्रमिक हैं उनकी भौतिक दशा को सुधारना, मतलब भौतिक एवं आर्थिक दशा को सुधारना, क्योंकि वो गरीब है और मालिक सदैव ही श्रमिकों से बेहतर स्थिति पर होता है। वो पैसे से भी, समाज से भी, हर तरीके से वो क्या है, समृद्ध है। दैन किसके, श्रमिकों के। तो क्यों ना हम श्रमिकों की आर्थिक एवं भौतिक दशाओं को भी तथा उसकी सु, सु, सुधार करें और उसकी सुरक्षा करते हुए, श्रमिकों की सुरक्षा करते हुए श्रमिकों तथा कर्मचारियों के बीच में जो सद्भाव है, भावनाएं हैं, टीम स्पिरिट की भावना का उजागर करना, बनाए रखना तथा विरोधी विचारधाराओं के मालिकों व श्रमिकों के बीच में समझौता करने वाली ऐसी प्रक्रिया होती है। कौन सी? कलेक्टिव बार्गेनिंग। कलेक्टिव बार्गेनिंग विरोधी स्वभाव के जो मालिक है उनकी विचारधाराओं के वजह से श्रमिकों तथा मालिकों में डिस्प्यूट पैदा हो जाता है। तो ऐसी प्रक्रिया को होने से बचाने के लिए, ऐसी परिस्थितियों को उत्पन्न होने से बचाने के लिए कलेक्टिव बार्गेनिंग एक महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। मालिकों को मनमाने ढंग से उनका उत्पीड़न एवं शोषण करने से रोकती है। अर्थात अगर आप उस श्रमिक को काम के वजह एवज में कम धन देना या उसको छोटी-छोटी सी बातों पे उसको टॉर्चर करना, तो इत्यादि चीज़ों को होने से रोकती है। साथ ही साथ श्रमिकों को सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्योग का अंग स्वीकार करती है। यानी कि कलेक्टिव बार्गेनिंग एक ऐसा मेथड है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसकी वजह से श्रमिकों को कंपनी के अंतर्गत उनको उनके महत्वपूर्ण योगदान को स्वीकार करना ही पड़ता है तथा अनेक जीवन स्तर को सुधारते हुए, अनेक जीवन स्तर को सुधारते हुए अर्थात कहने का मतलब है उसमें एक से अधिक श्रमिक होंगे, कर्मचारी होंगे, ठीक है? सभी की ज़िंदगी को या जीवन के स्तर को सुधारते हुए उन्नत बनाना चाहती है, ठीक है? और श्रमिकों को उत्पादन में अपना अधिकतम योगदान देने के लिए सक्षम बनाती है, ठीक है? सक्षम बनाती है और सामूहिक सौदेबाजी कहलाती है, ठीक है? लिखिएगा सामूहिक सौदेबाजी 3 प्रकार की होती है। सामूहिक सौदेबाजी 3 प्रकार की होती है। ठीक है? 3 गोला बनाइएगा। टाइप्स ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग। टाइप्स ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग, ठीक है? 3 टाइप्स की होती है। टाइप्स ऑफ बार्गेनिंग, ठीक है? टाइप्स ऑफ बार्गेनिंग में 1, 2, 3, ठीक है? तो पहले में लिखिएगा सिंगल कंसर्न, मल्टी कंसर्न, सिंगल सिंगल कंसर्न, CONCERN, ठीक है? और मल्टीपल कंसर्न, मल्टीपल कंसर्न, ठीक है? और थर्ड है आपका मल्टी एम्प्लॉयर्स, मल्टी मल्टी एम्प्लॉयर्स कंसर्न, ठीक है? तो बस अब आपका काम यहाँ से खत्म हो गया, ठीक है? सिंगल कंसर्न में क्या होगा, एम्प्लॉय और वर्कर के मध्य होता है। किसके मध्य होता है? एम्प्लॉयर या एम्प्लॉय एंड वर्कर्स के मध्य, वर्कर के बीच में होता है, ठीक है? ये जो समझौते होते हैं एम्प्लॉय और वर्कर के बीच में होता है। एम्प्लॉयर है ना, नियोक्ता, नियोक्ता और कारीगर के बीच में होता है। मल्टीपल कंसर्न जो होता है वो मैनेजमेंट किसके, मैनेजमेंट के, मैनेजमेंट एवं
वर्कर के बीच में होता है। किसके? वर्कर्स के बीच में होता है। ठीक है, हमने बस छोटा सा पॉइंट लिखा दिया है, इससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि मल्टीपल कंसर्न किसके किसके बीच होता है। और मल्टी एम्प्लॉयर्स कंसर्न जो होता है, ये एम्प्लॉयर और वर्कर के संघ, एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर यानी नियोक्ता, ठीक है, नियोक्ता एवं ट्रेड यूनियन ऑफ वर्कर्स, ट्रेड यूनियंस ऑफ वर्कर्स, यानी कि नियोक्ता एवं जो श्रमिकों का एक दल होता है, एक समूह होता है, उनके बीच में होता है। ठीक है, ये एक छोटे से कंपनी का यूनियन हो सकता है, या फिर कंपनी से भी बढ़ करके एक राज्य, दो राज्य या दो चार 10 जिलों के भी ट्रेड यूनियन के साथ हो सकता है। ठीक है, या पूरा श्रमिक दल ही उठ के चला आया है ना, चारों राज्यों में हड़कंप मच जाए, है ना, तो आपसी समझौता किया जाए, ये उस टाइप का हो जाता है। ठीक है, तो अब आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, थैंक यू क्लास। और किसी को कोई समस्या परेशानी डियर स्टूडेंट, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और बात करिए, अब सब ठीक ठाक चल रहा है पढ़ाई? बताइए। चलिए ठीक है, थैंक यू क्लास। अब आप लोगों की क्लास यहीं पर स्थगित की जाती है, अगले दिन नए टॉपिक पे चर्चा की जाएगी। धन्यवाद।